एवरीवन, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में मैं बात करूंगा वेक्टर्स के बारे में, यानी कि वेक्टर्स क्या क्या है, वेक्टर क्या है और वेक्टर के एडिशन के रूल्स क्या है, ये सब आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो देखो, वेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों मैं ये क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर है फंडामेंटल चीज़। वेक्टर को अगर ठीक से नहीं समझोगे तो फिर और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जो कि वेक्टर से रिलेटेड है, मतलब कि कोई वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो वो सब चैप्टर भी समझने में बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि वेक्टर एक बेसिक कंसेप्ट है, तो वेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्लास 11 में है, तो 11 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और ये क्लास 12 के लिए भी या फिर उससे आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है और ये बिना जाने अगले जो भी मतलब पढ़ाई होगा, ठीक है, वो समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए वेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मेरे हिसाब से है क्लास 11 में, क्योंकि अगर दूसरे चैप्टर्स है वो अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन वेक्टर को अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे आने वाले मतलब क्लासेस में प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसीलिए इस वेक्टर चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ो। और आज मैं शुरू करूँगा एकदम बेसिक से, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स मैंने लिखा है, तो पहले जान लो कि वेक्टर है क्या, वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखो, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिसका होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, यू नो द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो वेक्टर है इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब एक उसका मान होता है, एक वैल्यू होता है, और डायरेक्शन मतलब उसका एक दिशा होता है। तो ये होता है एक वेक्टर। और स्केलर क्या होता है, स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि मान लो कोई मास हो गया तो 3 किलोग्राम, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये हो गया एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो उसका एक डायरेक्शन होगा कि फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो है ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। और भी कई सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब हम देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बहुत ही आसान है, स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो। तो स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये है ए वेक्टर, इसका नाम मैंने दिया है ए वेक्टर। और जो लेटर होता है ए बी सी जो भी है, उसके ऊपर एक छोटा सा एक हम लोग एरो दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम एरो नहीं देते हैं मतलब कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो, ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, अब इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ये हो जाता है इसका जो वैल्यू है वो। तो मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ए से लिख सकते हैं, या फिर हम मॉड्यूलस ऑफ ए से लिख सकते हैं। इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए, या फिर मॉड ए भी इसको कहते हैं हम लोग। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स, क्या कौन से टाइप के वेक्टर्स होते हैं, तो एक एक करके बात करेंगे। तो पहले है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर क्या है, पैरेलल वेक्टर्स, और कुछ नहीं। कोई भी वेक्टर अगर पैरेलल है तो उन सबको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे यहाँ पे देखो मैंने दिखाया है, ये जो वेक्टर्स है ये सब पैरेलल है। अब इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ये इक्वल डायरेक्शन में हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल हो गया तो इसको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, फिर आ जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर का देखो नाम से ही पता चलता है, अगर प्लेन है, एक प्लेन है, उसके ऊपर जो भी वेक्टर्स होंगे वो कोप्लेनर वेक्टर है। देखो यहाँ पे मैंने एक प्लेन दिखाया है और यहाँ पे 2 वेक्टर्स मैंने दिखाया। अगर मैं बोर्ड पे 2 वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ तो वो दोनों हो जाएंगे कोप्लेनर वेक्टर्स, बिकॉज दे लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर दोनों वेक्टर है। तो ये हो गया कोप्लेनर। फिर है ऑपोजिट वेक्टर। तो देखो, ऑपोजिट वेक्टर में क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे कि एक को अगर मैं कहता हूँ ए वेक्टर, तो दूसरे को हम कहेंगे माइनस ए वेक्टर। ये जो माइनस है ना, ये माइनस मैग्नीट्यूड का नहीं है, ये माइनस है डायरेक्शन का। यानी कि अगर इस तरफ हम कहते हैं प्लस है तो इस तरफ कहेंगे हम उसको माइनस है, या फिर इस तरफ कहेंगे प्लस है तो इस तरफ कहेंगे माइनस है। सो बेसिकली माइनस डिनोट्स द डायरेक्शन। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये हो गया अपोजिट वेक्टर, याद रखना, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको हम अपोजिट वेक्टर्स कहेंगे। फिर आ जाते हैं इक्वल वेक्टर्स, मतलब कि दो वेक्टर को हम इक्वल कब कहेंगे, तो वो तब होगा जब उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, एक अगर ए है एक बी है तो हम कहेंगे ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अब आ जाते हैं हम नल वेक्टर पे। नल वेक्टर का क्या है, जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है। तो एक वेक्टर है मान लो इतना सा, अब उसका जो मैग्नीट्यूड है मैंने कम करते 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 एकदम पॉइंट में ला दिया, एक पॉइंट बन गया, तो वो हो जाएगा एक नल वेक्टर। नल वेक्टर का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लो कि जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर पढ़ा हो तो तुम लोगों ने, तो एक पॉइंट से अगर शुरू करके फिर गोल घूम के अगर उसी पॉइंट पे हम आ जाते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो होता है। यानी कि उस, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको हम ऐसे नॉर्मली जीरो नहीं लिख सकते, उसको एक नल वेक्टर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नल वेक्टर हम लिख सकते हैं ऐसे, जीरो उसका मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल जीरो। ठीक है, मतलब एक पॉइंट है लेकिन उसका एक डायरेक्शन है, उसको हम मानते हैं कि वो जो पॉइंट है उसका एक डायरेक्शन है, और डायरेक्शन उसका कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट के तरीके से जो वेक्टर बन गया वो हमारा हो गया नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। और फिर हम आ जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के देखो मैग्नीट्यूड होता है 1, यूनिट का मतलब ही होता है 1, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। देखो मैं एक यहाँ पे डायग्राम दिखाया हूँ, ये जो टोटल जो वेक्टर है ये है हमारा पी वेक्टर, ये कुछ मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये जो पार्ट्स है मान लो एक सेंटीमीटर का है, तो अगर हम इसके मतलब अगर 5 पार्ट हैं तो इसको अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक का बन गया 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये छोटा वाला जो पोर्शन है, इसको हम कहेंगे P के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। मतलब जो P वेक्टर है उसके डायरेक्शन में ये जो P कैप है ये है एक यूनिट वेक्टर। देखो ऊपर जो ये सिंबल है इसको हम कैप या हैट कहते हैं, इस तरह से हम इसको लगाते हैं। कोई भी यूनिट वेक्टर को ऊपर ऐसे कैप या हैट सिंबल देके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो P कैप है ये हो गया, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, इसको हम ऐसे कहेंगे। और एक यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कैसे उसका जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, वो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। P कैप हो जाता है P वेक्टर डिवाइडेड बाय P वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कि कोई भी वेक्टर उसको अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो सबसे पॉपुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या यूनिट वेक्टर्स ट्रेडिशनली है। तो देखो यहाँ पे x, y और z तीनों एक्सेस हैं, और तीनों में अलग अलग यूनिट वेक्टर्स दिखाए गए हैं। x के डायरेक्शन में है i कैप, y के डायरेक्शन में है j कैप, और k के डायरेक्शन z के डायरेक्शन में है k कैप। तो i, j, k ये जो तीनों है ये यूनिट वेक्टर्स हैं, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूनिट वेक्टर्स है। ये हमेशा याद रखना होगा कि x डायरेक्शन में i कैप, y डायरेक्शन में j कैप और z डायरेक्शन में k कैप, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई अगर और वेक्टर है तो उसको हम इन तीनों यूनिट वेक्टर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ज़रूर याद रखना, i, j, k ये तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं, सबका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब आ जाते हैं पोजीशन वेक्टर पे। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, इट डिनोट्स पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और O है ओरिजिन यहाँ पे, और एक पॉइंट है यहाँ पे P। ठीक है, तो P पॉइंट, ये जो ओरिजिन से अगर हम P पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये हम कहलाते हैं R वेक्टर। इस R वेक्टर को हम कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर। व्हाई? बिकॉज इट डिनोट्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। तो एक पॉइंट है उसका पोजीशन बताता है पोजीशन वेक्टर, और R को जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर आ जाता है एक्सियल वेक्टर। देखो अगर कोई ऐसा वेक्टर है, मान लो कोई एक पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है, वो ऐसे रोटेशन कर रहा है, और एक वेक्टर जो कि उसके रोटेशनल एक्सिस के बिल्कुल मतलब रोटेशनल एक्सिस पे अगर वो वेक्टर होता है, ठीक है, रोटेशनल एक्सिस पे वो अगर वेक्टर होता है तो उस वेक्टर को हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर।
ठीक है, एक पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बिल्कुल उसके मतलब रोटेशनल एक्सिस के बराबर होता है। तो एंगुलर मोमेंटम को हम कह सकते हैं एक एक्सियल वेक्टर। फिर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हूं कि वी कैन ट्रांसलेट ए वेक्टर टू एनी प्लेस कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। मतलब कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रख के हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे ये जो सारे वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक ड्रॉ किया है, ये सारे सेम वेक्टर्स हैं, सब सेम है। क्यों? देखो अलग अलग ये प्लेस पे तो है लेकिन सबका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल है, मतलब ये इक्वल लेंथ का है और इसका डायरेक्शन भी सेम है। तो इसीलिए एक वेक्टर को मैं यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ। हाँ, ये ज़रूर श्योर कर ले कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। तो वेक्टर का एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, प्लस कैसे करें। स्केलर का एडिशन तो बहुत ही सिंपल है, 2 + 5 = 7, इस तरह से 2 किलोग्राम + 5 किलोग्राम = 7 किलोग्राम। इसका कोई डायरेक्शन से कुछ लेना देना है नहीं, तो बहुत ही आसान है स्केलर का ऐड करना। लेकिन वेक्टर का एडिशन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड का भी ऐड करना पड़ता है, उसका डायरेक्शन को भी ऐड करना पड़ता है। तो इसके लिए 2 लॉज अवेलेबल है। एक है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में हम क्या देखते हैं कि मान लो ये 2 वेक्टर्स हमारे पास दिया हुआ है A और B। इसको अगर हम एक ट्रायंगल शेप में रिप्रेजेंट करें ऐसे कि A वेक्टर को हम यहाँ से ऐसे लेते हैं, इधर से लेफ्ट से राइट ऐसे लेते हैं, है ना, और फिर B वेक्टर को हम यहाँ से स्टार्ट करके फिर ऐसे लेते हैं। तो ये जो थर्ड आर्म होगा एक ट्रायंगल का ऑपोजिट सेंस में, मतलब यहाँ से हम यहाँ पे ले जाएंगे, ये जो ऑपोजिट सेंस में जो आर्म होगा ये रिप्रेजेंट करेगा A और B के प्लस को। मतलब R जो होगा, ये वेक्टर अगर R है तो R जो होगा वो हो जाएगा A + B। तो इस तरह से ट्रायंगल लॉ काम करता है। एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और वो है पैरेललोग्राम लॉ। ये लॉ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कोई भी न्यूमेरिकल में, कोई प्रॉब्लम्स में ये लॉ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें क्या कहा जाता है, देखो कि 2 वेक्टर्स को अगर हम एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट आर्म्स में अगर फिट कर दें, जैसे एक पैरेललोग्राम है, इसका ये A और B वेक्टर है और इसके बीच में मान लो थीटा एंगल है, तो ऐसे अगर हम रख दें तो इसका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके थ्रू जो ये डायगोनल जाएगा पैरेललोग्राम में, जो डायगोनल जाएगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों का एडिशन। यानी कि ये जो R है इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस इज A + B। ये तो चलिए सिंपल रिप्रेजेंट है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल व्यू में देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये जो R है, ये R का मैग्नीट्यूड कितना होगा और R का डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जहाँ पे A वेक्टर और B वेक्टर है और इसके बीच में थीटा एंगल है, ठीक। और यहाँ पे जो R है, ये R हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमने ले लिया है। अब हम देखेंगे इसका थोड़ा जियोमेट्री देखेंगे। तो ABCD इस पैरेललोग्राम का नाम दे दिया है और यहाँ पे मैंने एक C से एक E तक एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है CAE, यहाँ पे देखो CAE, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर हम पिथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं ये AC² = AE² + CE², ठीक है। ये है AE और ये है CE, है ना। तो हाइपोटेनस स्क्वायर = क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो वो हमने कर दिया। अब जो AE है, यहाँ पे देखो AE, इसको हम लिख सकते हैं AB + BE, है ना। AB + BE हम इसको लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया AB + B उसका होल स्क्वायर। फिर इसको A² + 2AB + B² के फॉर्मूला में मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, B² यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो कि B² + C² जो है ये क्या है। तो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, ये CBE, ये वाला ट्रायंगल है, इस पे भी अगर पिथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे देखोगे तो BC² = B² + C² आता है। तो ये जो B² + C² है, इसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में BC² लिख दिया है और AB² को मैंने वही रखा है, AB² रखा है और बाकी यहाँ। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये जो CBE है, इसको अगर हम cos थीटा लेते हैं तो देखो यहाँ पे cos थीटा जो है वो क्या होगा, cos थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय
हाइपोटेनस, तो BE डिवाइडेड बाई BC है ना, BE डिवाइडेड बाई BC, तो यानी कि B इक्वल टू हो जाएगा BC कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो BE है वहाँ पे मैंने लिख दिया है BC कॉस थीटा, तो यहाँ तक लिख दिया है। अब इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाँ, एक बात यहाँ मैं बता दूँ कि ये जो B वेक्टर है यहाँ पे, ये पहले इनिशियली था, तो ये जो पैरेललोग्राम का ये आर्म है ये भी B वेक्टर होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एक वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रख के उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर ये B वेक्टर होता है तो ये भी B वेक्टर होगा। ठीक है, अब देखते हैं, चले आते हैं यहाँ पे। और तो अब इसको वेक्टोरियली, तो AC स्क्वायर क्या है, देखो AC स्क्वायर है क्या, ये है, ये वाला है AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, AC का जो मैग्नीट्यूड है वो है R, कैपिटल R, तो AC स्क्वायर वो हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, तो इसका R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है R स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB देखो यहाँ पे A है ना, और BC यहाँ पे देखो B है, तो मैंने लिख दिया AB स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यहाँ पे और कॉस थीटा। तो जो मैग्नीट्यूड है R, इसका ये रूट ओवर आ जाएगा, रूट के अंदर ही आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मस्ट याद रखना ही है। यहाँ पे याद रखना, थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट मीन्स A एंड B। तो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं, यहाँ से हमको मैग्नीट्यूड मिलता है रिजल्टेंट वेक्टर का। है, दो वेक्टर को अगर हम ऐड कर देते तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से निकलता है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे हम निकालें, कि R किस डायरेक्शन में काम करेगा, उसका डायरेक्शन पता करना होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो R है वो A वेक्टर के साथ अल्फा एंगल करके है, अल्फा एंगल करके। तो हमको क्या करना है, अल्फा को निकालना है। तो उसके लिए हम कौन सा ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे, CAE, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है CAE, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा कि tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या है हम देखेंगे। तो tan अल्फ़ा देख लो यहाँ पे, tan अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो CE डिवाइडेड बाय AE, और AE को फिर हम बांट सकते हैं AB प्लस BE। तो देखो यहाँ पे मैंने किया है CE बाई AE और CE डिवाइड बाई AB प्लस BE। अब CE जो है, अभी मैंने दिखाया कि CE यहाँ से देखो, यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा इस डायग्राम से, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसमें देखो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो CE बाई BC हो जाता है। ठीक है, तो CE बाई BC, तो CE क्या हो जाएगा, BC साइन थीटा। तो यहाँ पे CE की जगह मैंने लिख दिया है BC साइन थीटा लिख दिया है, और AB यहाँ पे है, और BE की जगह पे मैंने BC कॉस थीटा लिखा हुआ है। यहाँ से मैंने लिख दिया है B इक्वल टू BC कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो BC और AB, ये B है ये A है। ठीक है, इस तरह से देख लो, ये BC जो है ये B है, और जो AB है वो A है। तो ये हो जाता है B साइन थीटा डिवाइड बाई A प्लस B कॉस थीटा। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस B साइन थीटा प्लस A प्लस B कॉस थीटा। तो ये जो अल्फा आ गया, इससे हमको पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर हमको मिला है उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमको यहाँ से पता चलता है। यहाँ पे इसको याद रखने का एक ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखो। देखो ये जो अल्फा है, ये जो इसका फॉर्मूला लिखा है B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा, इसको ध्यान से अगर देखोगे तो देखो ऊपर और नीचे B है, और A जो है वो अलग से नीचे है, अलग से है, और ऊपर है B साइन थीटा, नीचे है B कॉस थीटा। तो अगर डायग्राम को देखोगे तो हमने जो एंगल लिया है अल्फा, वो किसके साथ लिया है, A वेक्टर के साथ लिया है। यानी कि अगर हम अल्फा एंगल को A वेक्टर के साथ लेते हैं तो हमारे फॉर्मूला में A जो है उसको हम अलग से नीचे रखेंगे, और बाकी ऊपर और नीचे क्या करेंगे, ऊपर B साइन थीटा, नीचे B कॉस थीटा, ऐसे लिख देंगे। अगर मैं अल्फा को इधर नहीं लेके अगर मैं इधर लेता इस तरह से, ये वाला एंगल जो है इसको अगर मैं अल्फा लेता तो क्या होता कि देखो B के साथ फिर बन गया अल्फा, अल्फा जो एंगल फिर बनता वो किसके साथ बनता, वो B के साथ बनता है ना। तब हम क्या करते हैं, तब हम यहाँ पे लिखते, यहाँ पे जो है हम B को अलग से रख देते और ऊपर लिख देते A साइन थीटा, और नीचे लिख देते यहाँ पे A कॉस थीटा। समझ में आया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसके साथ एंगल बना रहे हो उसको अलग से नीचे रखो, ये इसका ट्रिक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है,
एक स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन, ये सब कैसे होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, ये क्लास अच्छा लगा है और इससे कुछ बेनिफिट मिला है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे सपोर्ट करते रहो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।